A very good morning to all students. I am Dr. Mahima Gupta from SD Government College ब्यावर। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के द्वारा हम किस तरीके से आरंभिक आधारीय सुसंगत हल निकालते हैं, इसके लिए हमने देखा कि हमारे पास 3 मेथड्स प्रचलित हैं। पहला मेथड है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, उसके बाद में हमारा सेकंड मेथड है लीस्ट कॉस्ट मेथड एंड थर्ड मेथड है हमारा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इन तीनों ही मेथड्स के द्वारा यहाँ हमें एक प्रॉब्लम दी गई है जिसे हमें सॉल्व करना है। देखिए आपके पास एक प्रॉब्लम है जिसमें 3 उत्पादन केंद्र है, मीन्स 3 जगह से हम मटेरियल की सप्लाई कर सकते हैं, P1, P2 एंड P3। उसके बाद में हमारे पास जो डेस्टिनेशंस हैं वो हैं D1, D2, D3 एंड D4। इन 4 प्लेसेस को हम ये मटेरियल जो है वो सप्लाई कर सकते हैं। P1 से टोटल सप्लाई हो सकती है 6 यूनिट्स की, P2 से 1 और P3 से 10। इधर हम देखते हैं कि जो डिमांड है वो है 7 D1 की, D2 की 5, D3 की 3 एंड D4 की 2। सबसे पहले हमें देखना है कि ये प्रॉब्लम एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या नहीं है। तो हम इन तीनों की टोटल और इन चारों की टोटल लगाएंगे और देखेंगे कि ये मैच होती है या नहीं। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो तीनों फिगर है 6, 1 एंड 10, इनकी टोटल हमारी आ रही है 17। कितनी आ रही है? 17। इधर हमने देखा इधर की भी टोटल 7 + 5 + 3 + 2 हम करते हैं तो वो भी हमारी आती है 17, यानी ये हमारी एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अब हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हम इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में सबसे पहला हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है ये D1, P1, D1 हम कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। P1, D1 में हमने देखा कि हम सप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम 6 यूनिट्स और उसकी डिमांड है मैक्सिमम 7 यूनिट्स। तो दोनों में से जो कम हो, यानी हम यहाँ पर मैक्सिमम 6 यूनिट्स इसको अलॉट कर देंगे। 6 यूनिट्स अलॉट करने के बाद हमारा जो P1 रो है, यानी P1 से होने वाली सप्लाई फिनिश हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रो को पूरा डैश कर देंगे, यानी अब हम यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकंड हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आता है दिस वन P2 D1 में हमने देखा कि 1 यूनिट हमारे पास सप्लाई करने को है और यहाँ पर भी हमारे पास 7 में से हमने 1 लेस किया था तो हमारे पास 7 में से 6 लेस किया था तो हमारे पास 1 यूनिट रिमेनिंग है। यानी अब हम 1 यूनिट यहाँ पर जब अलॉट कर देते हैं तो हमारी ये रो भी ब्लॉक हो गई और ये कॉलम भी ब्लॉक हो गया, यानी अब D1 को कुछ भी सप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरीके से P2 से भी कोई सप्लाई नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है P3D2 में हम मैक्सिमम 5 यूनिट्स की डिमांड है और मैक्सिमम 10 यूनिट सप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 5 यूनिट्स उसे अलॉट कर देंगे। 5 यूनिट्स अलॉट करने के बाद हमारा D2 कॉलम भी कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारा D3 कॉलम बचता है। D3 कॉलम की डिमांड है 3, जबकि अभी हमारे पास सप्लाई करने को 5 यूनिट्स बैलेंस में है। हमने 10 में से यहाँ पर 5 हमने उसे अलॉट की थी, तो अब हम उसे 3 यूनिट्स अलॉट कर देंगे। एंड द नेक्स्ट टाइम जो हमारा लास्ट सेल बचा है उसमें हमने देखा कि डिमांड भी 2 की बची है और सप्लाई भी 2 की, तो वो हम उसे कर देंगे सप्लाई। तो इस तरीके से ये हमारी जो बेसिक टेबल बनती है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर्स मेथड से। इसमें हमारी कॉस्ट क्या आ रही है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितनी यूनिट्स हमें सप्लाई करनी है और जो 1 यूनिट की कॉस्ट है 6 × 4, उसके बाद में 1 × 2 प्लस नेक्स्ट आपका है 5 × 16 प्लस 3 × 30 प्लस 2 × 18। इन सब की टोटल मिलाकर आपकी कॉस्ट आई है 232। तो ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन हुआ
232 यूनिट कॉस्ट हमारे को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से प्राप्त हुई है। इस तरीके से ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के द्वारा हम सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो हम देखते हैं कि हमारी सबसे कम कॉस्ट कहाँ पर आ रही है। सबसे कम कॉस्ट हमें दिखाई दी 0। कौन सी कॉस्ट है हमारी सबसे कम? 0। तो हम देखते हैं कि P2D2 जो हमारा कॉलम है, तो हमारा D2 की डिमांड क्या है? 5 और P2 की सप्लाई कितना है? 1। तो हम इसको मैक्सिमम 1 यूनिट दे सकते हैं। मैक्सिमम 1 देने के बाद हमारा क्या होगा? P2 रो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट हम देखेंगे कौन सी है। नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट हमारी P1D1 की, जो कि है 4। इसको हम देखेंगे कि हम मैक्सिमम कितना सप्लाई कर सकते हैं, 6, और उसकी डिमांड है 7। तो दोनों में से जो कम हो, यानी हमने यहाँ पर इसको 6 यूनिट्स का अलॉटमेंट किया। 6 यूनिट्स का अलॉटमेंट करने के बाद हमारी P1 रो भी ब्लॉक हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारी लीस्ट कॉस्ट है P3D1 में, है ना, P3D1। तो P3D1 की हमारी लीस्ट कॉस्ट आ रही 10। यहाँ पर हम 7 यूनिट्स सप्लाई, 7 इसकी डिमांड है, 10 इसका, 7 में से 6 हम ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं। तो अब यहाँ की डिमांड बची है 1 और सप्लाई बची है 10। तो हमने 1 यूनिट यहाँ पर सप्लाई कर दी। तो इससे हमारा D1 कॉलम फिनिश हो गया। अब हमारे पास केवल 3 कॉस्ट बची है, 1, 2 एंड 3। इन तीनों में से हमारा लीस्ट है 16। तो 16 को हम कितना दे सकते हैं? अब हम देखेंगे कि यहाँ की डिमांड थी 5, 1 हम ऑलरेडी इसको अलॉट कर चुके हैं। तो अब हमें इसको अलॉट करना है 4। तो हमने इसको 4 अलॉट किया। नेक्स्ट हमारे पास P3D3 बचा है। P3D3 में हमने 3 यूनिट्स हमारे पास रिमेनिंग है डिमांड की, और जबकि इसकी सप्लाई अभी भी हमारे पास 5 यूनिट्स की है। तो दोनों में से जो कम है, यानी हमने 3 यूनिट्स इसको भी अलॉट किया और उसके बाद 2 यूनिट्स अलॉट किया। तो इस तरीके से हमने ये जो अलॉटमेंट किया, उसके बाद हमारी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे हम। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 18। ये करने से हमारी कॉस्ट आ रही है 224। तो ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन है लीस्ट कॉस्ट मेथड से। उसके बाद में हम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से कैलकुलेशन करते हैं। तो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में जैसा कि आपने देखा कि आपको कॉलम डिफरेंस और रो डिफरेंस कैलकुलेट करने होते हैं। तो फर्स्ट टाइम के लिए हमने क्या किया, सबसे छोटी 2 कॉस्ट जो हमारे कॉलम्स की है, सबसे पहला हमारा फर्स्ट रो के लिए, है ना, फर्स्ट रो में हमारा कॉलम डिफरेंस आ रहा है 4 और 6 का 2। देखिए ध्यान से देखना कि हम क्या कर रहे हैं। 4 और 6 का डिफरेंस 2 हमने यहाँ लिखा। इसी तरीके से सेकंड रो के लिए देखिए, सेकंड रो की 2 लीस्ट कॉस्ट है 2 और 0, तो उनका डिफरेंस हुआ हमारा 2। थर्ड रो की हमारी 2 लीस्ट कॉस्ट है 10 एंड 16, तो उनका डिफरेंस हुआ हमारा 6। इस तरीके से ये तीनों डिफरेंसेस कैलकुलेट किए। सेम इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम के लिए हमारी 2 लीस्ट कॉस्ट है 4 और 2, तो उनका डिफरेंस हमारा हुआ 2। उसके बाद में 5 और 0 का 6 एंड 0 का 6। उसके बाद में 12 एंड 22 का 10, और उसके बाद में 2 एंड 14 का 12। तो सबसे हाईएस्ट डिफरेंस अब हमें इसमें देखना है 2, 6, 10, 12 और 2, 2, 6। इसमें हमें हाईएस्ट डिफरेंस देखना है। तो इसमें हमारा हाईएस्ट डिफरेंस क्या है? 12, है ना। तो हम क्या करेंगे, 12 जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम में हम देखेंगे कि सबसे लीस्ट कॉस्ट हमारी क्या है। उस कॉलम में हमारी लीस्ट कॉस्ट है 2। तो इसे हम जितना सप्लाई और डिमांड है उसमें से जो भी कम है, यहाँ पर हमने देखा कि हमारी 1 यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं और 2 डिमांड है। तो अब हम यहाँ पे 1 यूनिट्स इसको दे देंगे, और उसके बाद हमारी ये जो सेकंड रो है ये हमारी ब्लॉक हो जाएगी। तो सेकंड रो को हम ब्लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे फिर से वही
डिफरेंस, तो हमारा डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पर कॉलम डिफरेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है, 2 और 6। सेकंड वाला जो रो है उसमें हम यहाँ पर इसको ब्लॉक कर देते हैं, उसके हमें डिफरेंस कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरीके से हम वापस यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पर 4 और 10 का डिफरेंस, 4 और 10 का डिफरेंस 6, फिर 6 एंड 16 का 10, 22 एंड 30 का 8 एंड 14 और 18 का 4। ये डिफरेंस में हम फिर वापस से देखते हैं कि हमारा कौन सा सेकंड में हमारा कौन सा हाईएस्ट डिफरेंस आया है। सेकंड में हमारा हाईएस्ट डिफरेंस आया है 10, तो हम 10 वाले कॉलम को हाईएस्ट यूनिट्स सप्लाई कर देंगे। तो 10 वाले कॉलम में हम देखते हैं कि हमारी 5 तो डिमांड है, और 10 वाले कॉलम में हम सबसे पहले लीस्ट कॉस्ट देखते हैं, तो वो लीस्ट कॉस्ट है हमारी 6, तो इसकी डिमांड तो है 6, सप्लाई है 6 और डिमांड है 5, तो इसको हम कितना अलॉट कर देंगे 5। अब हम जब 5 अलॉट कर देते हैं तो क्या हुआ हमारा, ये हमारा ब्लॉक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया, तो हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस आया है, नेक्स्ट डिफरेंस आपका आएगा 4 और 14 का, तो आ गया 10। सेकंड रो में हमें डिफरेंस कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड रो में 10 एंड 18 का 8 है। इसी तरीके से 4 एंड 10 का 6, और इसकी ज़रूरत नहीं है हमें करने की। 22 एंड 30 का 8 और 14 एंड 18 का 4। कौन सा हाईएस्ट आया, 10 हाईएस्ट आया। 10 आपके यहाँ पर दो जगह पर आ रहा है ना। अब देखेंगे कि दो प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर 10 आ रहा है। तो 10 देखिए आप, फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। तो सेकंड कॉलम तो आपका ऑलरेडी ब्लॉक है, सेकंड कॉलम तो आपका ऑलरेडी ब्लॉक था, तो आपके पास 10 डिफरेंस आ रहा है केवल फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो में अब हमें हाईएस्ट यूनिट्स कहाँ पर सप्लाई करनी है ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट रो में अब हमारी लीस्ट कॉस्ट क्या है, 4 है ना, 4 लीस्ट कॉस्ट है, वहाँ पर हम केवल 1 यूनिट सप्लाई कर सकते हैं, तो वो हमने सप्लाई कर दी। और ये होने के बाद हमारा ये भी ब्लॉक हो गया। तो देखिए अब आपके कौन कौन से ब्लॉक हो गए हैं। फर्स्ट रो ब्लॉक हो गई है, सेकंड रो ब्लॉक हो चुकी है, थर्ड रो आपकी ब्लॉक भी नहीं हुई थी। एक मिनट देखते हैं हमने यहाँ पर थर्ड रो में भी कोई अलॉटमेंट नहीं किया है ना। तो थर्ड रो का अब हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस में आपका थर्ड रो का डिफरेंस है आपका 10 एंड 18 का 8, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंसेस कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही बचा है। तो अब हम 10 जहाँ पर हमारी लीस्ट कॉस्ट आ रही है उसको मैक्सिमम सप्लाई कर देंगे, जो कि है 6, और उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग जो बचा है 6 + 3 1 यूनिट बचा है, तो वो हम इसको सप्लाई कर देंगे। और इस तरीके से ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन हमें रिसीव हो जाता है। ये बेसिक सॉल्यूशन के बाद हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। 4 × 1 + 5 × 6 + 1 × 2 + 6 × 10 + 3 × 30 + 1 × 18, तो ये आपकी कॉस्ट आती है 204। ठीक है, तो हमने देखा कि लीस्ट कॉस्ट और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड्स में से वोगल्स अप्रोक्सीमेशन में हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम आ रही है। अभी हमने केवल ये बेसिक सॉल्यूशन निकाला है, इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगी। आई होप कि आपको तीनों ही मेथड से आरंभिक आधारीय सुसंगत हल कैलकुलेट करना समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम वेरियस टेबल्स बनाते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। हमें नहीं देखना होता है कि कॉस्ट कौन सी कम है कौन सी ज़्यादा है, हमें सिंपल सा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से लेके सप्लाई करना होता है। लीस्ट कॉस्ट मेथड में हमें अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट हमें देखना होता है कि जिसकी कॉस्ट सबसे कम है पहले हम उसे जितना मैक्सिमम अलॉटमेंट कर सकते हैं उतना करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट को लेते हैं। और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन में मेथड में हम कॉलम डिफरेंस और रो डिफरेंस के माध्यम से
मैक्सिमम जो डिफरेंस आता है उस रो और उस कॉलम के अकॉर्डिंग उसको उसमें सबसे लीस्ट कॉस्ट वाले को हम सबसे पहले अलॉटमेंट करते हैं। इस तरीके से हम तीनों ही मेथड के द्वारा बेसिक सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी से संबंधित अनुकूलतम हल कैलकुलेट करने के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।